एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रूपरेखा के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है कृपया इसके पार्ट 1 को ज़रूर देखें। पार्ट 2 में या इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किस प्रकार से काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे संविधान का निर्माण कैसे किया। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यहाँ से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल्स क्वेश्चन हैं, यानी डेट्स बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो हमें याद रखनी है, काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी हैं। तो एक बार ज़रूर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अब देखिए वर्किंग जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितने फेज़ में की, कितने फेज़ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वर्किंग की, कितने इसके सेशन हुए, कितने दिन ड्राफ्ट पर बहस हुई, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा ने कितने फेज़ में काम किया। संविधान सभा ने 3 फेज़ में, 3 फेज़ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रहे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना काम किया। पहला फेज़ क्या था? पहला फेज़ अंडर द लिमिटेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म ही कैसे हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो जब तक 1946 से लेकर के जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे थोड़ा सा जो है रूल किसका था, कैबिनेट मिशन प्लान का, उसके अंतर्गत ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को काम करना था। तो पहला फेज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रहा वो रहा अंडर द लिमिटेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, और वो फेज़ रहा दिसंबर 1946 जब पहली मीटिंग हुई थी तब से लेकर के 14 अगस्त 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। जबकि दूसरे फेज़ की अगर मैं बात करूं तो दूसरे फेज़ में अब कैबिनेट मिशन प्लान नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं। तो सोवरेन बॉडी के रूप में, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जो है संविधान सभा ने काम किया। और स्वतंत्र संस्था के साथ साथ संविधान सभा फ्री हो गई थी, स्वतंत्र हो चुकी थी, लेकिन साथ में इसने जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया, यानी विधायिका का भी काम किया। विधायिका के रूप में पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में यानी संविधान निर्माण का काम करती थी तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। लेकिन जब भी ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में यानी विधायिका के रूप में काम करती थी तो अध्यक्ष हुआ करते थे JB मावलंकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब भी पार्लियामेंट के रूप में या विधायिका के रूप में काम किया, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? JB मावलंकर के रूप में। तो दूसरा फेज़ आपको क्लियर हुआ, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में और विधायिका के रूप में इसने काम किया। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो उसके बाद इसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में ना काम करके केवल प्रोविजनल पार्लियामेंट के ही रूप में काम किया। और प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में जो इसका ये तीसरा फेज़ था, ये कब से कब तक रहा? 26 नवंबर 1949 से लेकर के मार्च 1952 तक, जब तक कि हमारे देश में पहले आम चुनाव के बाद पार्लियामेंट का गठन नहीं हो गया, तब तक पार्लियामेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही काम करती रही। तो आप क्लियरली जान गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 3 फेज़ में काम किया। 3 फेज़ कौन से थे वो हम बात कर चुके हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इन 3 फेज़ में कितने सेशन किए? तो टोटल जो सत्र कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे वो थे 11 सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। 11 सेशन में अगर आप देखें फर्स्ट जो फेज़ था, फर्स्ट फेज़ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के केवल 4 सेशन हुए हैं, जबकि सेकेंड फेज़ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 7 सेशन किए। टोटल 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। अब इन सेशन में भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हैं जो हमें ध्यान रखनी है, एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट थिंग, जो पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ वो हुआ था
ऑफ दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946, जिसके अंतर्गत 3 अहम डेट हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड इन 9th ऑफ दिसंबर 1946, 9 दिसंबर। जब मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि जुलाई अगस्त में चुनाव संपन्न हो गए थे, चुनाव के रिजल्ट आ गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक हुई। वो पहली बैठक आज जो हमारा पार्लियामेंट है उसके लाइब्रेरी में हुई थी, सेंट्रल हॉल में। तो उस बैठक में, वो बैठक संपन्न हुई कब? 9th ऑफ दिसंबर 1946। विशेषता क्या थी बैठक की? विशेषता थी कि जो टोटल मेंबर थे उसमें से केवल 211 सदस्य ही उपस्थित थे, 211 मेंबर्स वहाँ पे उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने बैठक का विरोध किया। बहुत बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक का विरोध क्यों किया? तो विरोध करने का कारण था, उनकी डिमांड थी पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो अलग संविधान सभा के निर्माण के कारण उन्होंने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का विरोध किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 211 टोटल यहाँ पे सदस्य थे। इन 211 सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। अतः हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अस्थायी नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे या पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक की कार्यवाही में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन करवाए गए प्रेसिडेंट के लिए, और 11 ऑफ दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में हमारे प्रथम या फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद 13 ऑफ दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव का आप सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऑब्जेक्ट दिया गया था, उद्देश्य दिया गया था कि हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बना रहे हैं तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, हमें जनता को अधिकार देने हैं, क्या अधिकार देने हैं, किसको किस प्रकार से हमें जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं, वो एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पंडित नेहरू ने रखा। इसे हम बहुत डिटेल से बात करेंगे जब हम प्रीएम्बल पढ़ रहे होंगे, प्रस्तावना पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक रूप है। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था उसी को जो है थोड़ा संशोधित करके हमने प्रीएम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है। तो प्रीएम्बल में ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। 13 ऑफ दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख दिया। तो पहला जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ दिनों तक चर्चा हुई। जब दूसरा सेशन 20 to 25 मार्च 1947, जब दूसरा सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले काम किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया कि हाँ, पंडित नेहरू ने जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ये बिल्कुल सही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से बनना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया 22 ऑफ जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बनते ही कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो हमें पता है कि एक ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो आज वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इस समय की बात करें तो अभी का पाकिस्तान और बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में बन रहा है। तो एक बहुत बड़े देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसके लिए सबसे पहले जो फ्रेमवर्क बनाने का काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को छोटी छोटी कमिटीज़ में बांट दिया गया। ये छोटी छोटी कमिटीज़ को अलग अलग काम दिया गया। मान लीजिए मैं बात करूं, फ्लैग कमेटी बनी। फ्लैग कमेटी जो मेन कमेटी थी, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और जो इसकी सब कमेटी थी वहाँ पे आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष थे।
इनको काम दिया गया कि आपको भारत का फ्लैग बनाना है। तो ये कमेटी ने देखा, रूपरेखा तैयार की और रूपरेखा तैयार करने के बाद ये चले गए ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया कि हमारी तरफ से फ्लैग ऐसा है। इसी प्रकार से लगभग मोर देन 12 से ज़्यादा इन्होंने छोटी छोटी कमेटीज़ बना दी। कमेटीज़ को प्रॉपर काम दे दिया गया। ये कमेटियाँ देश विदेश गई, देश विदेश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, जो चीज़ इन्हें सही लगी, जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन इन्हें सही लगे उसे लेके आए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें रखना चाहा तो ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया। इस प्रकार से ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। तो छोटी छोटी कमेटियों में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट गई। इस तरीके से उसने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए क्या कर दी गई, अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई। अब जब पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो सीट दी गई थी वो पॉपुलेशन पे थी। हर 10 लाख पे एक सीट थी। अब हर 10 लाख पे एक सीट थी तो हमारा मैक्सिमम पार्ट, या हम कहें कि एक पार्ट पाकिस्तान के रूप में या ईस्टर्न पाकिस्तान के रूप में जो है बढ़ चुका था। तो यहाँ पे सीटों को दोबारा से पुनर्गठित किया जाना आवश्यक था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को जब इसे रीऑर्गेनाइज किया गया तो टोटल मेंबर 389 जो पहले थे उसकी जगह हो गए 299, जिसमें से 229 अगेन वही ब्रिटिश प्रांतों से थे, प्लस 70 जो सीट थी वो प्रिंसली स्टेट को दी गई। ये तो ऑलरेडी चुने गए थे। 70 स्टेट से भी अधिकतर क्या थे, प्रिंसली स्टेट से राजाओं ने मेंबर नॉमिनेट कर दिए थे। तब इस समय तक तो काफ़ी ज़्यादा देशी रियासतें भारत संघ में भी शामिल हो चुकी थी। तो इस प्रकार से इनका पहला फेज समाप्त हो जाता है। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दूसरा फेज समाप्त होता है, शुरू होता है। दूसरे फेज में जो इनका पहला सेशन होता है वो होता है 14 to 30 अगस्त 1947, और इस सेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य 7 मेंबर्स के साथ जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी जाती है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो सारा का सारा दे दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पहला ड्राफ्ट है फरवरी 1948 को पब्लिश कर दिया गया। अभी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने नहीं रखा गया, उससे पहले ही ड्राफ्ट क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, और जनता को जो है 8 महीने का समय दिया, 8 मंथ का समय दिया कि भैया हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अगर आप जो है किसी प्रकार के आपके सुझाव हैं, कोई आप जो है विचार आपका है देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप विचार दे सकते हैं। तो 8 महीने का समय दे दिया गया। फिर दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में क्या किया गया, पब्लिश किया गया। जब दूसरा ड्राफ्ट भी पब्लिश कर दिया गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 7वें सेशन में, जो कि 4 नवंबर 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक चला, उसमें पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट टेबल किया गया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है रख दिया गया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्ट रख दिया गया तो 4-5 दिनों तक, 4 नवंबर से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ड्राफ्ट रख दिया गया तो इस पे पहले बेसिक चर्चा हुई, सामान्य चर्चा इस पे हुई। सामान्य चर्चा में देखा गया क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सामान्य चर्चा में जब सेशन समाप्त हो गया तो उसके बाद इस पे डिटेल से अलग अलग सेशन में जो है चर्चा की गई। एक एक करके जो है सदस्यों के द्वारा अपने सुझाव रखे गए। अगर मैं बात करूं तो लगभग मोर देन 7,500 7500 से ज़्यादा अमेंडमेंट यहाँ पे रखे गए, प्रस्ताव रखे गए बदलाव के, जिसमें से लगभग 2600 प्रस्ताव पास भी किए गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा।
तो अल्टीमेटली इन सुझावों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन का 11वां बैठा 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया 284 सदस्यों के द्वारा। जो टोटल हमारे पास 299 मेंबर्स थे, उसमें से उस दिन 284 मेंबर उपस्थित थे। इन्होंने साइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, अंगीकृत किया और देश को जो है समर्पित कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे। ये जो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट थे, इसमें से 15 आर्टिकल इसी दिन 26 नवंबर को ही 15 आर्टिकल जो कि विशेषता संबंधित थे इलेक्शन से, सिटीजनशिप से, एडहॉक पार्लियामेंट से, इनको जो है सेम डे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बहुत बार यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी थी? तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इलेक्शन से संबंधित प्रोविज़न, सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविज़न और एडहॉक पार्लियामेंट से संबंधित जो प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो है इसी दिन लागू कर दिया गया। तो 11th सेशन जब समाप्त हो गए, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बार फिर मिली 24 जनवरी 1950 को। तय कर दिया गया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों किया गया, शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं। इस दिन कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस दिन को याद रखने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का दिन निश्चित किया गया कि हमारी लड़ाई जो शुरू हुई थी आज़ादी की, वो 26 जनवरी, जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया था 26 जनवरी को मनाया था, इसीलिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। 24 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अंतिम बैठक होती है और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरे रूप से जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का तीसरा फेज शुरू होता है। तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वर्किंग किस प्रकार से रही। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की पूरा समय लेने के पश्चात, लगभग 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन देखने के पश्चात, लगभग जो है 84 लाख रुपए खर्च होने के पश्चात अंततः हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। आज हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ और काम किए, इससे आप ध्यान रखिएगा क्या काम किए थे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला अदर काम था लेजिस्लेटिव का, यानी विधायिका के रूप में। प्रोविजनल पार्लियामेंट मैंने आपको बताया, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में इसने काम किया, जो उसकी अध्यक्षता तब करते थे JB मावलंकर, जो हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर भी बने थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही हमारी कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, राष्ट्रमंडल सदस्यता मई 1949 में जो है स्थापित की। इसके अलावा हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अपना लिया गया। और जब 24 जनवरी 1950 को ये लास्ट बार मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अपना लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहें या प्रोविजनल पार्लियामेंट कहें, उसके द्वारा जो है देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कार्यप्रणाली रही थी। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके बहुत सारे डाउट जो है यहाँ से क्लियर हुए होंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, डेट हमें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पुट किया जाता है। लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।